तो कल का पहले रिकैप कर लेते हैं, है ना। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसको दर्शाते किससे हैं? कैपिटल सी से। ये जितने सारे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में आते रहते, खाली स्थान में, एक वाक्य के उत्तर में, विकल्प में, सही जोड़ी में, जो 4 तरह के प्रश्न आते हैं ना, सत्य सत्य में, इनमें आता रहता है। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है? गलत बोल रहे हैं। हाँ, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है। फिर 1 कूलाम आवेश को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? हाँ, 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है। यदि सजातीय आवेश हो, उनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और यदि विजातीय आवेश हो तो आवेशों का नामकरण किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या क्या नाम दिया था? धनावेश और ऋणावेश। तो कांच की छड़ को यदि हम रेशम से रगड़ेंगे तो रेशम में कौन सा आवेश आएगा? गलत बोल दिया। मैं जब कांच में पूछता तो धनावेश बोलते, रेशम में पूछ लिया ना। कांच की छड़ को किससे रगड़ रहे हो? रेशम से। तो रेशम में कौन सा आएगा? ऋणावेश। तब ना कांच में कैसा आएगा? धनावेश आएगा। ठीक है। ऐसा एक एक करके मंडे से पूछेंगे, अभी कॉमन पूछ लेते हैं ना, थोड़ा सा सबको अप डाउन चल रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यही मेन चीज़ें हैं। अब हम आज जानेंगे कि किस तरीके से हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो एक तरफ से समझते हैं। सबसे पहले जो विधि होती है वो कौन सी होती है? घर्षण विधि। ठीक है। घर्षण विधि में हम क्या करते हैं? मान लो मेरे पास ये कांच की छड़ है, ठीक है, और मेरे पास एक रेशम का कपड़ा है, मान लो इस तरह से, और रेशम के कपड़े से मैं इसको क्या कर दिया? रगड़ दिया इस तरह से। जब मैं रगड़ूंगा तो कांच की छड़ में क्या आ गया? धनावेश आ जाएगा। और रेशम को थोड़ा दूर कर देता हूं, मान लो ये रेशम का कपड़ा है, रेशम में कौन सा आ जाएगा? ऋणावेश। रेशम में भी आवेश आता है, क्योंकि हम दोनों को रगड़ रहे हैं। तो हम जाने हैं कि आवेश तभी आते हैं जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो किससे किस में इलेक्ट्रॉन गए होंगे यार? पहले तो ये बताओ। ये कांच है और ये रेशम है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए? ध्यान से समझना, कांच से रेशम में, क्योंकि जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और उसमें क्या होता है? धनावेश। ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो ये हो जाएगा ऋणावेश। और इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाता, साथ में उसका द्रव्यमान भी कम होता है, उसका भार जिसको कह देते हो बोलचाल की भाषा में वजन बोलते हो, वो भी कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खुद का द्रव्यमान होता है। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां से तो उसका द्रव्यमान भी घटेगा। तो आवेश भी घटता है और द्रव्यमान भी घटता है, दोनों चीजें घटती हैं। ठीक। और जब आवेश आता है तो यहाँ पर रेशम में जो पहले का वजन रहा होगा बिना आवेश वाला, तो थोड़ा कम रहा होगा, और जैसे आवेश मिलेगा तो इसका भार या वजन भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अपना वजन लेके नहीं आएंगे, भार लेके आएंगे जो भी है। ठीक है। क्लियर हो गया। तो वैसे हमको फिजिक्स की भाषा में द्रव्यमान बोलना चाहिए, पर आप बोलचाल की भाषा में भार बोल देते हो, तो मैं भार ही बोल देता हूं कि यहाँ इसका भार बढ़ेगा और इसका भार क्या हो जाएगा? घटेगा। ठीक। इसमें क्या होता है? घर्षण में दो वस्तु को रगड़े, दोनों वस्तुएं आवेशित होती हैं, तो दोनों चीज समझना है। दोनों में किस प्रकार के आवेश आते हैं? विपरीत प्रकार के आवेश आएंगे। ठीक है। और साथ में कैसे आएंगे? बराबर आवेश आएंगे। जिसमें जितने इसमें धन है, 1 2 3 4, तो उतने ही इसमें क्या बनेंगे? ऋण भी बनेंगे, क्योंकि इसमें यदि 4 इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे भी। तो जब घर्षण विधि से हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो दोनों में किस प्रकार का आवेश आएगा? विपरीत प्रकार का। सबसे पहले तो यही समझ लेना है कि एक में धन आएगा और एक में ऋण आएगा। और दूसरा क्या होगा? दोनों वस्तुओं में बराबर आवेश आएगा। जितने धन होंगे उतने ऋण ही दूसरे वस्तु में होंगे। अब इसको हमको शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन आ जाए कि घर्षण विधि से हम कैसे किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी को पढ़ देना है कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं, रगड़ते बोल देना या घर्षण करते हैं। यहाँ कांच, ये तो मैं उदाहरण ले लिया हूं, यहाँ कोई भी वस्तु हो सकती है। तो चलो बोलो तो यहाँ पर, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं
तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? स्थानांतरण। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह धनावेशित हो जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है वह ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रकार दोनों वस्तुओं में विपरीत प्रकार का आवेश आ जाता है और दोनों में बराबर आवेश होता है। ये चीजें हमको बोलना है। तो चित्र को, ये जो विजुअल दिख रहा है, इसी को शब्द बनाना है। तो एक एक लाइन पूछूंगा, आप लोग बताते जाना। इसका नाम लो, कांच नहीं लोना है, एक वस्तु। हाँ, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। फिर जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसमें धनावेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है उसमें ऋणावेश होता है। इस प्रकार दोनों में विपरीत प्रकार का आवेश आता है और बराबर आवेश आता है। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें हम दो वस्तुओं को आवेशित करें और बराबर और विपरीत आवेश आए? तो क्या हो जाएगा? घर्षण हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे बोलेगा तो आपकी इसके सारे टॉपिक इसको समझ लेना है। ये क्लियर हो गया? तो घर्षण विधि समझ में आ गई। इसके बाद हम दूसरी विधि में चलते हैं, और जो दूसरी विधि है वो है चालन है ना, एक कंडक्शन मेथड होती है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हमारे पास एक ही वस्तु होती है जो आवेशित होती है, दूसरी वस्तु के पास कोई आवेश नहीं होता, और हम घर्षण भी नहीं करते हैं, उसको केवल संपर्क में रखते हैं। जैसे मान के चलो कि अभी मैं कांच की छड़ की बात कर लेता हूं। ये कांच की छड़ है, रेशम से रगड़ा तो इसमें क्या आ गया? धनावेश आ गया। ठीक है, अब मैं काम करता हूं, यहां पर एक चम्मच ले लेता हूं या कुछ भी स्टील का या कोई भी मैं दूसरा वस्तु ले लेता हूं, लेकिन इसको मैं क्या करता हूं? टच में करता हूं। ये कौन सी हो गई? आवेशित। जिसमें आवेश है वो क्या कहलाएगी? आवेशित। और ये वाली क्या कहलाएगी? अनावेशित। दोनों चीजें समझ में आ गई। इसमें आवेश है, ये अनावेशित है। अभी हम इसको अलग अलग रखे हुए हैं। ठीक, इसको किसी तरीके से आवेशित कर लेंगे, और कोई जरूरी नहीं कि धन वाला ही आवेशित हो, कोई ऋण वाला भी। एबोनाइट की छड़ लेंगे तो ऋण वाला हो जाएगा। जनरली एबोनाइट में ऋण आता है और कांच की छड़ में क्या आता है? धन आता है। तो अभी फिलहाल मान लो कांच की छड़ है, इसको आवेशित कर लिए। अब हमारे पास दूसरी कोई चीज है, जैसे यही है ना, ये प्लास्टिक है, इसको मुझे क्या करना है? आवेशित करना है। ये कहलाया अनावेशित। और ये वाला मान लो कांच की छड़ है, ये अच्छे से नहीं दिख रही कांच की छड़, दूसरा ले लेते हैं। ये थोड़ा चमक रही है, ये कांच की छड़ है, तो हम मान लेते हैं ये क्या है? आवेशित। अब ये दोनों दूर दूर हैं, ये क्या है? हाँ, आवेशित है। और ये क्या है? अनावेशित। अब हम इसको जब टच करते हैं, छूते हैं, तो छूने के बाद क्या होता है कि ये जो आवेश हैं, जैसे इसको हम टच करेंगे तो ये कुछ आवेश इस पर चले जाते हैं यार। अब ये भी क्या हो गई? धनावेशित हो गई। अब पूरे आवेश न हो चले जाएंगे, ये अपने विभवांतर पर निर्भर करता है कि कितने आवेश जा सकते हैं, उसके आकार पर निर्भर करता है कि कितने आवेश जा सकते हैं। मान लो एक जग है, जग में जो है 2 लीटर पानी आता है और गिलास में आपको डालना है, तो वो जग से गिलास में पानी तो जा रहा है, लेकिन पूरा पूरा जग तो नहीं समा सकता, कुछ ही जाएगा, है ना। बस यही हाल है कि जब हम इसमें संपर्क में रखते हैं तो कुछ आवेश इसमें क्या होते हैं? चले जाते हैं। कैसे आवेश आया यार इसमें? समान प्रकार का, विपरीत प्रकार का। तो चालन विधि में किस प्रकार का आवेश आता है? समान प्रकार का आता है। ठीक है, अब ये बताओ क्या दोनों में बराबर आवेश आएगा? पिछली बार में तो बराबर आया था, विपरीत आया था। इसमें कोई निश्चित नहीं है कि बराबर हो, है ना। ये कम ज्यादा भी आवेश हो सकते हैं। इसमें वस्तु के आवेश में कमी आती है। जो वस्तु आवेशित है ना, जैसे मान लो इसमें 10 आवेश हैं, 10 में से 3 इसको दे दिया, मान लो यहां पर, हाँ, तो 3 इसको दे दिया, तब इसके पास क्या बचेंगे? 7 बच जाएंगे। इस तरह से आवेश जितने दूसरे वस्तु में चले जाएंगे उतना इसमें क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तो चालन विधि में एक वस्तु को दूसरे वस्तु के संपर्क में रखते हैं। तो एक वस्तु क्या होती? आवेशित। तो ऐसा बोलेंगे, देखो, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ संपर्क में रखते हैं, तो आवेशित वस्तु के आवेश अनावेशित वस्तु की ओर चले जाते हैं। ठीक है, जिससे आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की या आवेश की क्या हो जाती है? कमी, और दोनों में समान प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है।
तो अब इसी का थोड़ा सा दिमाग में बैठाओ कि कैसे कैसे होता है। जैसे मैं एक दिन बता रहा था कि एक जो है प्लास्टिक की कुर्सी में किसी को बैठाओ, थोड़ा पैर ऊपर रहे या फिर वो चप्पल पहना रहे, और आप उसको जो है रुमाल से या कोई भी ऊनी कपड़े से या टेरिकॉट कपड़े से बार बार उसको झाड़ो, फिर उसके बाद थोड़ा उसको क्या करो, छुओ। तो जब छूते हो तो संपर्क हो गया, उसके आवेश कहाँ आ गए, आपके शरीर में आ गए, तो वो कौन सी विधि कहला गई, चालन। ठीक है। और यदि बस मैं यहाँ पर सीधा सीधा अक्सर बताता हूँ कि यार एबोनाइट की छड़ को ये बाल में जब रगड़ते हो, ये मान लो एबोनाइट है, ये फर है, इसको जब हम रगड़ते हैं तब ये क्या कहलाया, घर्षण, है ना। तो घर्षण में हम एक दूसरे के संपर्क में ही रहते हैं, लेकिन हम उसको रगड़ते हैं। इसमें रगड़ते नहीं, केवल हमको संपर्क में रखना है, टच भर करना। ठीक, तो चलो अब बताते जाओ क्या है। आवेशित वस्तु को फिर अनावेशित वस्तु के साथ संपर्क में रखते हैं तो आवेशित वस्तु के आवेश अनावेशित वस्तु में चले जाते हैं। ठीक है। हाँ, तो उनमें समान प्रकार का या जो है सजातीय आवेश उत्पन्न होता है। कैसा आवेश उत्पन्न होगा, सजातीय आवेश उत्पन्न। ठीक है, जो बराबर मात्रा में नहीं होंगे, कम ज्यादा हो सकते हैं दोनों वस्तु में। ठीक, यदि दोनों वस्तु एक ही जैसे हैं, एक ही आकार के हैं, देखने में एक जैसे हैं, तब दोनों में कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कंडीशनल है कि कोई बराबर भी हो सकता, नहीं भी हो सकता है। जैसे मान के चलो ये इसमें आवेश हैं और इसी तरह की कोई दूसरी वस्तु है और संपर्क में रखेंगे तो जितने आवेश इसमें मान लो 10 हैं, बंटवारा होगा तो फिर 5-5 का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उसमें वस्तु का आकार आकृति सब कैसा हो, एक जैसे हो, तो फिर आवेश की मात्रा भी कैसी होगी, एक जैसे आएगी। ठीक है। अब तीसरी विधि हम पढ़ लेते हैं, और यह विधि है प्रेरण। इसको इंडक्शन बोलते हैं, विद्युत प्रेरण भी बोल देते हैं बड़े में। अभी प्रेरण लिखा, मतलब ये क्या है, विद्युत प्रेरण। तो इसमें क्या करते हैं, एक वस्तु को दूसरे वस्तु के पास लाते हैं, टच नहीं करते हैं, न घर्षण करते हैं। आवेशित वस्तु हो, आवेशित वस्तु को किसके पास लाएंगे, अनावेशित वस्तु के पास। तो समझना क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कांच की छड़ है, इसमें धनावेश है, तो ये कौन सी वस्तु हो गई, आवेशित हो गई। ठीक है। ये कोई दूसरी वस्तु है इस तरह की, और ये कैसी हो गई, अनावेशित हो गई। ठीक है। तो यहाँ आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं, न टच कर रहे हैं न घर्षण कर रहे हैं, दिमाग में नहीं बैठाना है, केवल इसको क्या लाना है, पास। तो जैसे ही पास लाएंगे तो इसके पास वाले, जैसे ये डस्टर है तो इसके दो हिस्से हैं, ये जो मेरी ओर है तो पास वाला तल कहला गया, ये पास वाला हिस्सा कहला गया। जो पीछे की ओर है वो कैसा तल कहला गया, दूर वाला। ठीक है। एक ये स्केल ही दे दो मेरे को। ये और ये क्या मान लेते हैं कि ये आवेशित वस्तु है। मान लो इसमें धन है तो पास वाले तल में विपरीत प्रकार का आएगा। तो इसमें धन है तो इधर क्या आ जाएगा, ऋण, और इधर क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा। तो ये विधि क्या होती है, प्रेरण कहलाती है। तो चलिए फिर से देखते हैं कि आवेशित को किसके पास ला रहे हैं, अनावेशित। तो उसके पास वाले तल में या पास वाले हिस्से में विपरीत प्रकार का, मतलब यहां पर धन लाए हैं तो क्या आ जाएगा, ऋण, और दूर वाले तल में क्या हो जाता है, धन उत्पन्न हो जाता है। ये विधि क्या कहलाती है, प्रेरण विधि कहलाती है। अब मान लो कि ये यार धन और ऋण है, इसको हटा दूंगा, तब तो ये धन ऋण मिलके फिर इकट्ठा हो जाएंगे, हाँ, उदासीन हो जाएगा। तब क्या उपाय है, इसमें ये बचा रहे। तब हम इसको क्या करते हैं, दूर वाले तल को पृथ्वी से ऐसे जोड़ देते हैं। तो जो धनावेश है कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी में, और ऋणावेश ये शेष बचेगा। फिर से समझते हैं, एक बार ध्यान देना क्योंकि इसका भी बार बार अगले चैप्टर में भी यूज होगा। ये कैसी छड़ थी, आवेशित। ठीक है। अभी फिलहाल मान लेते हैं किस तरह की, ये धनावेशित। इसको मैं इस वस्तु के पास लाया, ये कैसी है, अनावेशित, कोई आवेश नहीं है। तो इसके पास वाले तल में, मानिए ये हरे वाले पार्ट में क्या आएगा, ऋणावेश। दूर वाले तल में क्या आएगा, धनावेश आएगा। यदि मैं इसको हटा दूं फिर से ये क्या हो जाएगी, उदासीन, वो धन ऋण उतने ही मिल जाएंगे। तो अब क्या करें, ये आवेशित तो ही नहीं, कब तक हम इसको रखे रहेंगे यार, जैसे हटाते हैं वह फिर बिगड़ जाता है। तब एक काम करेंगे, एक तार यहां से खींच करके धरती में गाड़ देंगे। तो जो इधर के जो ऋण वाले हैं वो रहे आएंगे और धन वाले कहाँ चले जाएंगे, जमीन में चले जाएंगे। तो देखो कैसे है। अब जैसे मैं इसको ऐसे टच करा
तो ये जो धन वाले हैं वो कहाँ चले गए? हाँ, पृथ्वी में चले गए। अब इसका संपर्क तोड़ दो यार, और इसको हटा दो। अब इसमें कैसा आ जाएगा? ऋणावेश। इस तरह से वस्तु क्या हो जाएगी? ऋणावेशित। मान लो मुझे धनावेशित करना है, तो अब तरीका बताओ कैसे छड़ लेना चाहिए मुझे? हाँ, पहले मैं एक ऋणावेशित छड़ लूंगा, ठीक है, और क्या लूंगा? अनावेशित वस्तु ले लिया। समझ में आ गया? इसमें कोई आवेश नहीं, इसमें आवेश है, लेकिन आवेश कौन से हैं? ऋण वाले। अब क्या हो गया? हाँ, जिस साइड ऋणावेश है उसमें क्या आ जाएगा? धनावेश आ गया। चलो, ये धनावेश आ गया। और जो दूर वाला है ये क्या आ जाएगा? ऋणावेश। अब क्या करेंगे? हाँ, तो इसको बोलते हैं पृथ्वीकृत करना। पृथ्वीकृत करना माने पृथ्वी से जोड़ना, अर्थिंग जिसको बोल देते हो बोलचाल में, है ना, भू संपर्कण, वो अर्थिंग कहलाता है। तो हम इसको अर्थिंग कर देते हैं। ये अर्थिंग का संकेत है। बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन फिर ये छोटी लाइन, को मतलब ये पृथ्वी के नीचे हम गाड़ दिए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थिंग। ठीक, अब क्या होगा? हाँ, ये ऋणावेश चले जाएंगे, फिर इसको हटा दोगे और इसको भी हटा दोगे, कैसा हो जाएगा? धनावेश हो जाएगा। ठीक है, अभी वो अगला पूरा प्रोसेस समझेंगे, फिलहाल इसकी परिभाषा समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से सुनना। आवेशित वस्तु को, चित्र को देखते जाओ, मुझे मत देखना, है ना। आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं, तो उसके पास वाले तल में विपरीत प्रकार का आवेश आता है और दूर वाले तल में समान प्रकार का आवेश आता है। यदि दूर वाले तल को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, यदि पृथ्वीकृत समझ में आए तो क्या लिख देना? पृथ्वी से, धरती से जोड़ दिया जाए, तो दूर वाले तल के आवेश पृथ्वी में चले जाते हैं, शेष आवेश उसमें बचे रहते हैं। यही क्रिया क्या कहलाती है? प्रेरण कहलाती है। तो प्रेरण में अब यहां पर पूछ देता है कौन सी ऐसी विधि है जिसमें हम वस्तु के संपर्क में नहीं आते हैं फिर भी उसको आवेशित कर देते हैं, है ना। वो विधि क्या होती है? प्रेरण देती है, प्रेरण कहला जाती है। ठीक है, माने ये समझ लो कि कभी कभी हम क्या करते हैं, गुस्से में किसी को चांटा मार दिए तो वो चालन कहला गया। ठीक है, और गुस्से में उसको गरिया दो, अब बुरा लग रहा, छुए नहीं हो पर उसको बुरा तो लग रहा है। छांटा भी मारते हो तब भी उसको बुरा लग रहा था, यार मुझे मार दिए, है ना। और गाली गलौज भी कर दी, हम संपर्क में नहीं आए, केवल आप सुन लिए, तब भी आपको बुरा लग रहा है। तो जब वो ऐसी कंडीशन आ गई तब क्या हो गया? ये हाँ, जब चांटा मारेंगे तो चालन, और जब धरती में चला जाएगा तो वो क्या कहला जाएगा? माने जब हम गाली गलौज करके आपको परेशान करते हैं तो वो क्या कहलाया? प्रेरण कहला गया। बहुत सारे YouTube में मोटिवेशनल जो है, आप वो कोटेशन सुनते होंगे, लोग मोटिवेशन की बात करते हैं। तो मोटिवेशन क्या है? उसका हिंदी क्या होता है? प्रेरण। वो दूर से ही बात करते हैं, उस बात को आप सुनते हो और फिर उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ जाता है ना। हाँ, अरे कुछ कुछ तो फिर पढ़ा ही जाता है। बहुत सारा सुने यार, बिल्कुल सुबह उठना चाहिए, बोर्ड क्लास है, हमको अच्छे से तैयारी करना, कुछ हमको करना है। जब जुनून सवार हो गया तो हमको वो क्या हो गए? हम प्रेरित हो गए। ठीक, तो वही चीज है यहाँ पर कि हम बिना संपर्क में आए, दूर से ही आपको इस तरह से कर दिए, तो ये क्या कहलाता है? प्रेरण कहलाता है। बस यही है कि यहाँ पर पूछता है परीक्षा में कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें हम किसी वस्तु के संपर्क में नहीं आते हैं फिर भी उसको आवेशित कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? प्रेरण हो जाता है। क्लियर हो गया? तो चलिए एक बार अब लास्ट में बोलना है, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी लाइन हो जाएगी, तो आप बोलते जाओ। जहां मैं हाथ रखूंगा उतना नहीं बोलना है। आवेशित वस्तु को हाँ, अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं, तल में। हाँ, उसके पास वाले तल में विपरीत आवेश आते हैं और उसके दूर वाले तल में समान आवेश आते हैं। यदि दूर वाले तल को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो दूर वाले तल के आवेश पृथ्वी में चले जाते हैं और पास वाले तल के आवेश शेष बचे रहते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। ठीक, ये क्लियर हो गया? हाँ, तो ये तीनों विधियां हो गई आवेशन की। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहां से मैं पूछूं कि किस विधि में हम दो वस्तुओं को संपर्क में रखते हैं? दोनों में। घर्षण में भी संपर्क में वस्तु रहती है, चालन में भी रहती है। बस घर्षण में संपर्क में रख के रगड़ना है,
ठीक है। और इसमें सिर्फ रगड़ना ही नहीं, केवल संपर्क में भर रखना है। तो ये दो कंडीशन है जिसमें हम वस्तुओं को किस में रखते हैं, संपर्क में रखते हैं। कौन सी ऐसी विधि है जिसमें बराबर और विपरीत प्रकार का आवेश आता है? घर्षण विधि में। कौन सी ऐसी विधि है जिसमें विपरीत प्रकार का आवेश आता है? चालन और प्रेरण दोनों। चालन छोड़ दो ना, चालन में तो समान प्रकार का आएगा। घर्षण में और प्रेरण में, घर्षण में जब रगड़ते हैं एक वस्तु में धनावेश है तो दूसरी वस्तु में क्या होगा, ऋणावेश। प्रेरण में भी धनावेश लेके जाओगे तो उसके पास बचेगा क्या, ऋणावेश। यदि ऋणावेश लेके जाओगे तो क्या बचेगा, धनावेश। तो ये जो दो विधियां हैं, इन दोनों विधियों में विपरीत प्रकार का आवेश आता है, ठीक है। लेकिन इसमें बराबर आएगा, इसमें कोई निश्चित नहीं कि कैसा आ जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़े कि विजातीय आवेशों के उसमें क्या होता है, आकर्षण। तो जब हम एक कंघे को बाल में रगड़ने के बाद, ये मान लो एक कंघा है छोटा सा, इस कंघे को जब हम कागज के पास ले जाते हैं, ठीक है, तो बाल में रगड़े, ये एबोनाइट, एबोनाइट में कौन सा आवेश आया करता है यार, ऋणावेश। तो इस कंघे में क्या है, ऋणावेश, यहाँ ऋणावेश है, ठीक है। कंघा पता नहीं क्या दिखने लगा, अच्छा ठीक है, ऋणावेश के, अच्छा ये कंघा बन गया और इसमें क्या आ गए, ऋणावेश हो गए। कागज में कौन सी आवेश है, कागज को रगड़े नहीं, ऐसे रखे हो तो कागज फिर कैसे चिपक गया, क्योंकि आवेश का नियम है कि जब विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तभी आकर्षित होगा। तो फिर कागज क्यों खींचा, आकर्षण क्यों हुआ? नहीं, हम कागज को कहाँ घर्षण किए भाई। देखो, यदि हम इस कंघे को बाल में रगड़ेंगे, फर में रगड़ेंगे तो बाल में आवेश आएगा, कंघे में आएगा, कागज में कहां से आएगा? और जब नहीं आएगा तो आकर्षित क्यों कर रहा है, क्योंकि आकर्षित करने के लिए तो विपरीत प्रकार का आवेश चाहिए। हाँ, अब यहाँ इसमें जो है प्रेरण के कारण, यदि हम एक लाइन में कहें कि ये कंघे को बाल में रगड़ करके कागज के पास ले जाते हैं तो क्यों आकर्षित हो जाता है ना, उसमें क्या होता है, प्रेरण। देखो मैं थोड़ा सा बड़ा सा कागज बना लेता हूं। ये मान लो जब कागज है, कौन सा आवेश है इस कंघे में, ऋणावेश। इसके पास वाले तल में क्या उत्पन्न होगा, धनावेश, और दूर वाले तल में क्या होगा, ऋणावेश। ये क्या है, ऋण, ये क्या है, धन। अब क्या होगा, धन ऋण क्या होता है, खिंचता है ना, आकर्षित हो, इसलिए आकर्षित होता, प्रेरण के कारण। किसमें, हाँ कंघी में घर्षण हुआ तो किसमें आया, ऋणावेश आया। और बाल में कैसा आएगा, धनावेश। किससे रगड़े हो, कागज से नहीं रगड़े हो, किससे रगड़े हो, बाल से। तो बाल से किसमें आया, धनावेश, और इसमें आया ऋणावेश। अब कागज में आवेश कैसे आया, मैं ये पूछ रहा था। तो कागज के पास ऐसे दूर न रखते हो तो बाद में चिपकता है, उसमें छुआ नहीं देते हो, छुआ दिए तो आपका वो प्रैक्टिकल फेल है ना। तो ऐसे करके जब उसको खींचते हो तो वो क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। तो क्यों आकर्षित हुआ, मेरा क्वेश्चन ये था, क्यों हुआ कि कागज में भी आवेश उत्पन्न हो गए, किसके कारण, प्रेरण के कारण, है ना, इसलिए वो क्या होता है, आकर्षित होता है। तो ये भी क्वेश्चन छोटा 2 नंबर का आ जाता है कि जब हम सूखे बालों में कंघे को रगड़ते हैं, है ना, और कागज के पास ले जाते हैं तो वह कागज को क्यों आकर्षित कर लेता है, जबकि कागज में कोई आवेश तो होता ही नहीं, है ना। तो कागज में प्रेरण के कारण आवेश उत्पन्न होता है, वो भी किस प्रकार का, विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, इसलिए वो क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। नहीं, ये जो है यहां जो हो रही है ये क्या कहलाएगी, प्रेरण। और जब आवेश इधर कर रहे हो ये क्या है, घर्षण। हम कागज की बात कर रहे हैं तो ये विधि प्रेरण कहलाएगी। कागज और कंघे की बात कर रहे हैं, मैं फर और कंघे की बात नहीं कर रहा हूं। इसको तो हम आवेशित करके ले आए, वो काम खत्म हो गया। अब मैं कागज की बात कर रहा हूं, कागज की, ये कैसे आकर्षित हुआ। तो यहां पर कौन सी विधि है, प्रेरण। जब बाल में घिसते हो तो क्या हो जाता है, घर्षण। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं प्रेरण विधि से हम किसी वस्तु को किस तरह से आवेशित करेंगे। अभी आप गोले बना बना के थक गए थे, आप किसी आकार का भी ले सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले कुचालक स्टैंड ले लेते हैं। कुचालक स्टैंड समझ में आ गया, जैसे जो विद्युत का सुचालक ना हो, और सुचालक जैसे ये लकड़ी है, प्लास्टिक है, कोई और भी चीजें हैं जो सुचालक ना हो। इसमें हम क्या कर लगा दिए, ऊपर का धातु का
गोला रख दिए हैं, ऐसा सेट किए हैं कि लुढ़के फुड़के ना, है ना। और इसके बाद इसके संपर्क में हाँ एक और गोला हम क्या कर दिए हैं, रख दिए हैं। जो आप देख रहे हो वही लाइन लिखना है, आपको चित्र समझना है, वो जो लिखा है वो नहीं समझना है। यदि लिखा पढ़ रहे हो तो फिर फिजिक्स नहीं समझ रहे हो आप, ठीक। तो क्या किए हो, दो गोले लिए हैं धातु के, है ना, दोनों को कैसे रख दिए हैं, संपर्क में रख दिए हैं, ठीक। और उनको कुचालक स्टैंड या विद्युत रोधी स्टैंड पर हाँ लगा दिए। तो इसकी लाइन बनाओ। पहली लाइन क्या हो गई यार, एक नंबर का क्या किया हम, इसका नाम लो। दो धातु के गोले लेते हैं, फिर उनको संपर्क में रख देते हैं, उन्हें कुचालक स्टैंड पर लगा देते हैं, ठीक। इसलिए लगा देते हैं कि इसमें जो आवेश आए तो वो यहाँ वहां ना भाग जाए, है ना, भागे ना, इसलिए कुचालक में लगाते हैं कि भैया चालक में बहते रहो, जहां बहना है, कुचालक में मत जाना, ठीक है। तो पहली लाइन क्लियर हो गई। अब इसी में अलग से मैं चित्र नहीं बना रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, एक जो है छड़ लाता हूं, मान लो ये कांच की छड़ है, और कांच की छड़ में जनरली कौन सा आवेश होता है, धनावेश। ये धनावेश में पास लाया, ये दूसरा नंबर हो गया। दूसरे नंबर की बात करूं, पहले नंबर में हम धातु के गोले लिए, कुचालक स्टैंड पर उसको लगा दिए, और उन दो गोलों को हम कैसे रखें, संपर्क में रखें, ठीक। अब जब मैं यहां पर धनावेश की छड़ लाऊंगा, इसको टच नहीं कराना है, क्योंकि आप किस विधि से इसको आवेशित कर रहे हो, प्रेरण विधि से। तो प्रेरण विधि में हम संपर्क में नहीं रखते, आवेशित अलग होगी वस्तु, अनावेशित अलग होगी, ठीक है। तो बताओ यार, यहां इसके सतह पर क्या आएगा, ये प्लस ला रहे हो तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर इसके पास वाले सतह में या पास वाले गोले में क्या हो जाएगा, ऋणावेश, और दूर वाले गोले में क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। समझ में आ गया। ये तो दूसरी लाइन भी लिख दोगे कि कांच की छड़ को इन गोलों के पास लाते हैं, ठीक है। तो जो पास वाला गोला है उसकी सतह पर ऋणावेश आ जाएगा, और जो दूर वाला गोला है या दूसरा गोला है उसके दूर वाले सतह पर क्या आ जाएगा, धनावेश। जो देख रहे हो वही लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, न छड़ हटाना है, बस इन गोलों को थोड़ा सा, अब तीसरे नंबर में क्या करना है, गोलों का संपर्क तोड़ देना है, अलग कर देना है गोलों को, ठीक है। छड़ बिना हटाए दोनों गोलों को अब हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे, ठीक है। और जब अलग हो जाएगा तो फिर हम इस छड़ को भी क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो ये जो आवेश हैं ये समान रूप से पूरे गोले में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इसमें धन फैल गया, उसमें क्या हो गया, ऋण फैल गया। इस तरह से दो दो गोले आवेशित हो गए, एक में ऋण आ गया, इसमें धन आ गया। हाँ, धन धन आएगा, बोल रहा हूं तो समझ जाना इसको, है ना। ये धन धनाधन हो गया, ठीक है। तो चलिए अब एक बार मैं यहां पर रिवाइज मारता हूं इसी का। तो सबसे पहला स्टेप क्या था बताओ। अच्छा, आपको ये बोला जाए कि आप एक धातु के गोले को ऋणावेशित करिए, है ना, तब आप कौन सी यहां पर छड़ लाओगे, धन वाली। और यदि आपको बोला जाए कि धनावेशित करिए, तब कौन सी लाएगा, ऋण वाली, ठीक है। यदि आप दूसरा गोला नहीं रखते हो तो मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूं कि और दूसरे तरीके से, मान लो आपके पास दो गोला नहीं है, एक क्षण गोला को क्या करना है, आवेशित करना है, तो उसका तरीका भी बताता हूं। पहले अब इसको समझ लेते हैं। चलिए पहला काम बताओ क्या करना है। कुचालक स्टैंड कहीं से भी चालू कर दो, दो कुचालक स्टैंड ले लिए, उन स्टैंड के ऊपर क्या रख दिए, धातु का गोला, दोनों को कैसा रख दिए, संपर्क में रख दिए, ठीक है। एक का नाम क्या हो गया ए, एक का नाम हो गया बी, कुछ भी रख देना, एक दो भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप इसके माई बाप हो, जो भी रखना हो। हाँ, अब यहाँ हाँ एक इसमें कोई आवेशित वस्तु लेंगे, कांच की छड़ हो तो एबोनाइट ले लो, ऊने ले लो, कोई भी आवेशित चीज ले सकते हो, ठीक है। बस ये है, यदि इसमें ऋणावेश लाना है तो धनावेश वाला लेना पड़ेगा, धनावेश लाना है तो ऋणावेश वाले। लेकिन इस तरीके से तो दोनों आवेश बन रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या ले लूं इसमें, एक धनावेशित छड़ ले लिया, कांच की छड़ भी छोड़ दो, एक क्या ले लिए हैं, धनावेशित छड़, कोई भी छड़ होगी, ठीक। क्या करें हैं इसके, नहीं, पास में लाएं, ठीक है। तो यहां पर क्या लाइन बनेगी, धनावेशित छड़ को इन गोलों के पास में लाते हैं और गोलों को संपर्क में ही रखते हैं, उनका संपर्क अलग नहीं करते हैं, ठीक है।
हाँ, अब क्या होगा? हाँ, यदि नाम रख दियो तो ये कह सकते हो कि ए गोले के पास वाले तल में धनावेश आ जाता है। नहीं, ए गोले के पास वाले तल में क्या आ जाएगा? ऋणावेश। ठीक है, क्लियर हो गया। और बी गोले के दूर वाले तल में धनावेश आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा स्टेप हो गया? दूसरा स्टेप। अब क्या करोगे? हाँ, अब ना कांच की छड़ को नहीं हटाना है, उसके पास ही रखना है और गोलों को थोड़ा दूर कर देना। मतलब संपर्क तोड़ने का ऐसा नहीं कि सीधे फेंक दो, यहां से पलायन वेग में भगा दो। उसका मतलब ये है कि इन गोलों को ऐसा थोड़ा सा क्या कर देना है? अलग कर देना, दूर दूर कर देना। ठीक है, ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में क्या करोगे? छड़ को सीधे कर हटा दो और गोलों को भी हटाना हो तो हटा दो। जैसे ही हटाओगे तो ये जो आवेश हैं पूरे गोले में समान रूप से वितरित हो जाएंगे, क्योंकि गोला तो चालक है, चालक में तो आवेश चल सकते हैं, तो बराबर बराबर बैठ जाएंगे, है ना। तो यही पूरे आवेश पूरे गोले में क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। तो इस तरह से गोला ए कैसा हो गया? ऋणावेशित। और गोला बी कैसा हो गया? धनावेशित। क्या संपर्क में लाए थे कोई चीज? नहीं लाए थे। बिना संपर्क के ही हम यहाँ पर आवेशित और अनावेशित के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ और ये क्या हो गए? आवेशित हो गए। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। मान लो आपके पास एक गोला है। अब एक को आपको बोला कि हमारे पास एक धातु का गोला है और उसको आपको ऋणावेशित करना है। क्या करना है? ऋणावेशित, है ना। झंझट हो गई यार अब इसमें। दो गोला तब तक तो ठीक था, जुगाड़ अच्छा था, लेकिन यहाँ जुगाड़ को दूसरा जुगाड़ बनाना पड़ेगा। ये आपके पास धातु का गोला हो गया, आपके पास टारगेट दिया गया कि इस गोले को ऋणावेशित करना है। ठीक है, हाँ, तो आप क्या करोगे? एक धनावेशित यहां पर क्या ले लेंगे? छड़ लेंगे और इसके पास रखेंगे, वही होगा। इसके पास वाले तल में ऋणावेश, दूर वाले तल में धनावेश। ठीक है, तो पहला काम क्या है? एक कुचालक स्टैंड पर धातु का गोला लेते हैं। दूसरा काम है इसके पास धनावेशित छड़ लाते हैं, है ना। तो इसके पास वाले तल में ऋणावेश और दूर वाले तल में धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, हाँ, अब ये जो दूर वाला तल है, तार को तो जोड़ना है, लेकिन कहां से जोड़ना है? दूर वाले तल का संबंध किससे कर देते हैं? पृथ्वी से कर देते हैं। तो ये धनावेश इस तार की सहायता से कहां चले जाते हैं? पृथ्वी में। और ऋणावेश क्या करते हैं? शेष बचते हैं। अब इस तार को भी क्या करना है? हटा देना, और इसको भी हटा देना। अब ये पूरे में क्या, पूरे गोले में ये क्या हो गया? ऋणावेश हो गया। ये तरीका होता है। तो चलो, अब मैं ऋणावेश वाला तो बता दिया, अब आप लोग को ये बताना है कि इस गोले को धनावेश करना है। तो क्या लाओगे? पहला इसकी लाइन बनाओ। अभी मैं कुछ नहीं लाया, अभी इसकी लाइन बनाओ। धातु का गोला लेते हैं, कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या लेंगे? हाँ बिल्कुल, ऋणावेशित छड़ ले लिए, इसके पास लाए। अब क्या होगा? पास वाले सतह पे धनावेश, दूर वाले सतह पर ऋणावेश। अब क्या करोगे? हाँ, दूर वाले सतह को पृथ्वी से जोड़ देंगे, तो ऋणावेश या दूर वाले तल के आवेश, ऋणावेश कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी में चले जाएंगे, और इसमें धनावेश शेष बचेंगे। फिर क्या करोगे? इसका पृथ्वी से संपर्क हटा देंगे और छड़ को भी हटा देंगे। हाँ, तो धन धन हो जाएगा, धनवान हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरे गोले में क्या धनावेश समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। तो ये विधि क्या कहलाती है? प्रेरण कहलाती है। तो सारा चीज समझ में आ गया? ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े? घर्षण विधि से हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। उसमें क्या करना पड़ता है? दो वस्तुओं को रगड़ना पड़ता है। तो क्या होता है? दोनों में विपरीत प्रकार का आवेश आता है और बराबर आवेश आता है। इस तरीके से हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अलग से हम किसी आवेशित वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, दोनों क्या होती हैं? अनावेशित होती हैं, है ना। अच्छा, चालन में क्या है? एक वस्तु का आवेशित होना जरूरी है।
प्रेरण में भी एक वस्तु का आवेशित होना जरूरी है। घर्षण ऐसा है जिसमें आवेशित वस्तु हो चाहे ना हो, उन्हीं को रगड़ दो, उन्हीं में आवेश उत्पन्न हो जाए। ठीक है। और चालन में क्या, आवेशित वस्तु को किसमें, अनावेशित वस्तु के संपर्क में रखते हैं, आवेशित के आवेश अनावेशित में चले जाते हैं। इस विधि में दोनों में समान तरह के आवेश होते हैं और मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। और तीसरा क्या था, प्रेरण में क्या होता है, हाँ, एक आपके पास आवेशित वस्तु होना चाहिए, एक क्या हो, अनावेशित, उसके पास लाना है बस, है ना। तो पास वाले तल में विपरीत प्रकार और दूर वाले तल में समान प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो ठीक है, जो लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग भी, एक ऐप है एलके फिजिक्स के नाम से, प्ले स्टोर में उसको जा करके डाउनलोड कर लें, रजिस्टर कर लें। ठीक है ना, यहाँ से एक्सेस कर देंगे, जो भी सब्सक्रिप्शन होगा उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, पूरी तैयारी हो जाएगी। आपको ये तैयार कर लेना है। ठीक है।